नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आज हम देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। और बात करेंगे आज राहुल गांधी के बयान को लेकर। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला और इस बार उन्होंने मोदी के साथ साथ अमित शाह और आरएसएस को भी घेर लिया। राहुल गांधी ने यूपी में कहा कि जब आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे तो उनसे खुलकर कहिएगा कि आपका प्रधानमंत्री, आपका गृह मंत्री, आपका संगठन गद्दार है। आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। राहुल ने यह चेतावनी भी दे डाली कि अब आर्थिक तूफान आ रहा है, मोदी आपको बचा पाएंगे नहीं। याद रखिएगा, जैसे कोविड और नोटबंदी के टाइम पे वो रोए थे और कहा था कि मुझे फांसी पर लटका देना, वैसे ही टीवी पर वो आएंगे और हाथ जोड़ेंगे, रोएंगे और कहेंगे कि मेरी गलती नहीं है। एक बार फिर आपसे कह दी, राहुल गांधी के बयान है। राहुल ने यह भी कहा कि देश में बिजनेस बंद हो रहे हैं, मोदी मेलोनी को टॉफी खिला रहे हैं। राहुल के इन तमाम बयानों को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत शुरू हो चुकी है। सीएम विष्णुदेव साय ने राहुल के बयानों को उनके मानसिक दिवालियेपन का सबूत बता दिया। तो वही डिप्टी सीएम अरुण साव कह रहे हैं कि एलआईसी से लेकर पीएससी तक राहुल गांधी ने हमेशा झूठ और अफवाह फैलाने की राजनीति की। अब इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस कह रही है कि नोटबंदी, कोरोना से लेकर कृषि कानूनों की वापसी तक राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो साबित हुआ। अब आपको बता दें कि मौजूदा हालात में राहुल के आरोप राजनीतिक हैं और विपक्ष का नेता होने के नाते उनका ये कर्तव्य है कि वो सरकार की आलोचना करते रहे। हालांकि आलोचना के दायरे क्या होना चाहिए और किन शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राहुल जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो मर्यादा के अंतर्गत है? और राहुल ने जो आरोप लगाए हैं उनमें आखिर कितनी सच्चाई है? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले बयानों पर एक नजर। आज तक जितनी बातें राहुल गांधी ने कही है, सारी की सारी बातें झूठ निकली है। चाहे वो एलआईसी के बारे में कही हो, चाहे पीएसयूज के बारे में कही हो, हमेशा झूठ और अफवाह फैलाने का काम राहुल गांधी करते हैं। आज भी वही कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, सक्षम नेतृत्व में आज देश है। देश नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में हर परिस्थितियों का डटकर सामना कर रही है और देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है और नरेंद्र मोदी जी के हर निर्णय पर देश की जनता आज मजबूती से खड़ी है। राहुल गांधी को इस बात को समझना चाहिए। देखिए, दिमाग का दिवालिया किसका है ये जनता जान चुकी है। जब 3 कृषि कानून पार्लियामेंट में पास हुआ था, तब राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में इसको 3 कृषि काले कानून की संज्ञा दी थी और हजारों की संख्या में किसानों की मौतें हुई। कई दिन किसान आंदोलन, दिल्ली के आउटर में आंदोलन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उस काले कृषि कानून को वापस लिया। जब नोटबंदी के विषय में रात में 11 बजे अनाउंसमेंट हुआ था, तब भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये देश के लिए बर्बाद करने वाली चीज़ है, इसमें लोगों के रोजगार छीना जाएंगे, लोगों के काम बंद हो जाएंगे। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने यही कहा था। कोरोना के समय भी राहुल गांधी जी ने कोरोना से पहले आगाह किया था कि इन चीज़ों को हमको सुधार करने की आवश्यकता है, तो हिंदुस्तान में लाखों लोगों की मौत होगी। और वो सामने निकल कर आया। जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस हिंदुस्तान में आने वाला है, इसके पहले राहुल गांधी जी ने 3 महीने पहले, प्रधानमंत्री जी की अपील के 3 महीने पहले इस बात को कहा था। अगर इन सब बातों को, जो देश हित में है, जो जनता के हित में, जो जनता के हक में है, अगर राहुल गांधी जी उसको कहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनको देशद्रोही भाषण देने की बात करते हैं। भाषा की मर्यादा को लेकर बहुत चर्चा हो चुकी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मुद्दों को छोड़कर विषयांतर होता है जब शब्दावली में इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। जानने की कोशिश करेंगे। वत्सल मूर्ति हमारे साथ हैं, बीजेपी से, प्रगति बाजपेयी कांग्रेस से, रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर से वत्सल जी, बहुत तकलीफ हुई होगी बीजेपी को, बीजेपी के समर्थकों को और बीजेपी के नेताओं को, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल राहुल गांधी जी ने किया भरे मंच से। कहीं ना कहीं एक टीस पहुंची होगी कि आखिर ये जो शब्दावली इस्तेमाल की गई वो किस परिप्रेक्ष्य में थी। जाहिर तौर पर शब्दों की आलोचना हो रही है, लेकिन उन शब्दों के पीछे राहुल गांधी जो कारण सामने रख रहे हैं मंच से, क्या उसे भी आप गलत ठहराएंगे? देखिए अभिषेक जी, आपने कारण की बात की तो मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट आऊंगा। अगर
रमेश जी भी यहाँ बैठे हैं, प्रगति जी की तो मैं बात नहीं कहूंगा, कोई भी राजनेता या कोई भी राजनीतिक दल आप देखेंगे, इतिहास निकाल कर देख लीजिए, जब जब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को गाली दी है तब तब उनका ग्राफ नीचे गया है। या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने प्रधानमंत्री को अपशब्द कहा है, उनका ग्राफ नीचे गया है। लेकिन फिर भी कोई भी अगर राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता होता, वो अगर कुर्सी का प्रेमी होता ना, तो आज वो समझ जाता कि हम फिर गाली देंगे, हम फिर नीचे जाएंगे। यहां पर एक नई कॉन्स्पिरेसी चल रही है अभिषेक जी, ये समझने की जरूरत है। राहुल गांधी जी ने जनवरी में कहा था मैं स्टेट से लड़ रहा हूं, मैं भारत के खिलाफ हूं, भारत से लड़ रहा हूं। ही सेड आई एम फाइटिंग अगेंस्ट द स्टेट। कल भी इन्होंने कहा कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, हमारा प्रधानमंत्री नहीं। मतलब राहुल गांधी जी भारत में कुर्सी नहीं चाहते हैं, वो भारत को या तो नेपाल या बांग्लादेश या पाकिस्तान या श्रीलंका बनाने की होड़ में है। कोई भी समझदार आदमी, भाई आफ्टर ऑल अभिषेक जी आप बताइए, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी समझदार व्यक्ति जिसे पता है अगर हम गाली देंगे तो जनता नाराज होगी, हमें वोट नहीं मिलेगा, ये तो प्रूवन फैक्ट है पिछले 25 साल का, फिर भी वो गाली दे रहा है। कहीं ना कहीं ये लोग गद्दार हैं जो भारत को श्रीलंका, भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। ये इनकी असली कॉन्स्पिरेसी है। और ये बहुत ही जल्द जो कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस में भी अच्छे देशभक्त कार्यकर्ता हैं, वो लोग भी समझ जाएंगे, बहुत जल्दी समझ जाएंगे ये इनकी असली कॉन्स्पिरेसी है कि देश में अराजकता फैलाना। ये कुर्सी तो पा नहीं सकते, कुर्सी इन्हें जन्म में मिलने से रही, तो अराजकता फैला दें। कैसे फैलाए आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से इनका षड्यंत्र चल रहा है। अदरवाइज अभिषेक जी मैं आपको बताऊं असली गद्दारी क्या होती है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। इंदिरा गांधी जी ने देश के पुरुषों को पकड़ पकड़ कर नसबंदी करवा दी थी अभिषेक जी, देश बचाने के नाम पर। उसे हम गद्दारी बोलेंगे। 53,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को फ्री में छोड़ दिया था, अपने 53 सोल्जर्स जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है उन्हें छोड़ दिया पाकिस्तान में, और 53,000 लोगों को छोड़ दिया, इसे हम गद्दारी करेंगे। वॉरेन एंडरसन जिसने 22,000 लोगों की जान ली थी भोपाल में गैस त्रासदी में, उसे जो रेड वो हॉर्न वाली एम्बेसडर होती है ना, उसमें भगाया, उसके वीडियो रिकॉर्डिंग है, और स्टेट प्लेन से अमेरिका भगाया था वॉरेन एंडरसन को, जिसने 22,000 लोगों की जान ली। ये असली गद्दारी है। और जिस प्रधानमंत्री को 22 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है, जिसने 4 करोड़ से ज्यादा पीएम आवास दिए हैं, 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स दिए हैं, 11 करोड़ से ज्यादा पीएम उज्ज्वला दिया है, उन्हें आप गद्दार कह रहे हैं। यानी 32 देश बेवकूफ है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी जो हैं वो समझदार है, बुद्धिजीवी है। तो यहां पर मैं एक नया नैरेटिव आपको देना चाहता हूं अभिषेक जी। राहुल गांधी जी का जो असली हिडन एजेंडा है वो राजनीति नहीं है, वो भारत में अराजकता फैलाना है, जैसा नेपाल में हुआ और बांग्लादेश में हुआ। इसीलिए वो इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। इतनी राज्यों में आपकी सरकार, इतनी ब्रूट मेजोरिटी आपके पास, बीजेपी लगातार दोहराती है कि राहुल गांधी तो एक हारे हुए नेता हैं, और बार बार गिनाती हो कितनी बार, कितने साल, कितनी चुनाव हारे हैं, और उन्हें ये तक कहा दिया जाता है कि वो अप्रासंगिक है। तो फिर एक हारे हुए अप्रासंगिक नेता के बयान को लेकर इतनी तिलमिलाहट क्यों है बीजेपी में? किसे तिलमिलाहट है अभिषेक जी, किसे तिलमिलाहट है? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है जितनी गालियां देनी है मुझे दो, जितनी देनी है मुझे दो, आपकी गालियों की मैं इमारत बनाकर आगे बढ़ूंगा। हम तो कह रहे हैं ना, इनकी गालियों से मजबूत कौन हो रहा है अभिषेक जी? हम मजबूत हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी हो रहे हैं। और ये बात ये भी जानते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये देश के गद्दार हैं, ये देश के दुश्मन हैं, इसीलिए ये बार बार भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे हैं, ताकि देश में अचल जी अभी आपने अपनी ही शब्दावली में 3 बार उसी शब्द का प्रयोग किया जिस शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया। आप भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं पार्टी को। आपने 4 बार गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया। अगर आप ये कहते हैं, सवाल किससे है? आपका ही सवाल, आपसे ही सवाल है वात्सल्य जी। अभी आपने कहा कि गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया गया देश के प्रधानमंत्री के लिए, और ये शोभनीय शब्द नहीं है, चलिए मैं मानता हूं, लेकिन आपने पर क्या बीजेपी राहुल गांधी को नेता विपक्ष मानती है? और अगर मानती है, संवैधानिक तौर पर ही सही, अगर आप उन्हीं शब्दावली की आलोचना करते हुए उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ही तर्क कमजोर पड़ जाएगा।
अभिषेक जी, जो लोकतांत्रिक देश में, जिसे देश की करोड़ों जनता ने देश का प्रधानमंत्री बनाया है, जो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, उसे अगर राहुल गांधी कहे तुम्हारा प्रधानमंत्री देश का गद्दार है और मैं भारत से लड़ रहा हूं, आप मेरे वक्तव्य और राहुल गांधी जी के वक्तव्य को इक्वेट नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी ने कहा है तुम्हारा प्रधानमंत्री देश का गद्दार है, equating the word, not the statement. कि मैं भारत के खिलाफ हूं, क्योंकि आई एम फाइटिंग अगेंस्ट द स्टेट। आप इन दोनों चीज को इक्वेट नहीं कर सकते। मैंने स्टेटमेंट को नहीं, मैंने शब्दावली को इक्वेट किया, मैंने वर्ड को बोला है कि आपने शब्दावली के इस्तेमाल की आलोचना की ना। पर खैर, प्रगति जी हमारे साथ है। प्रगति जी, लगातार एक तरफ आप बीजेपी के लिए कहते हैं कि इनकी शब्दावली ठीक नहीं है, ये अराजकता फैलाना चाहते हैं, पर ठीक है, आप आलोचना करना चाहते हैं। अगर कुछ ऐसी नीतियां हैं या कुछ ऐसे हालात हैं जिसको लेकर असंतोष है, आप मंच से अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके मुद्दों को ही कमजोर करता है। मुद्दों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अब बात सिर्फ इस बात की हो रही है कि मोदी जी के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ। आपका मुद्दा तो कोई किनारे पे छूट गया। देखिए अभिषेक जी, मैं अपनी बातों की शुरुआत करूंगी। मुझे अमिताभ बच्चन जी की वो याद आ रही है, उनका एक डायलॉग याद आ रहा है पिक्चर का कि अब लगी ना कलेजे पर। इन्होंने लगातार देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हो चाहे नेहरू जी हो, इन्हें क्या देश की जनता ने नहीं चुना था? उनके लिए इतने गंदे शब्दों की शब्दावली का उपयोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी करते आई है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कैरेक्टर है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो नरेटिव है, वो तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बात कर आपने जान लिया। अभिषेक जी, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो नरेटिव था, जो संदर्भ था माननीय राहुल गांधी जी का, वो जिसमें ये बता रहे थे कि गद्दार हैं, उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने संविधान का अपमान किया। देखिए, जब संविधान की शपथ ली जाती है अभिषेक जी, तो क्या शपथ ली जाती है कि मैं पक्षपात, भय, द्वेष और अनुराग की राजनीति नहीं करूंगा, इन सबसे मैं दूर रहूंगा। अब पक्षपात की यदि मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जी की शपथ जो है उस पे एग्जाम्पल दूंगी मैं। 100 एग्जाम्पल है पर एक एक एग्जाम्पल दूंगी। अडानी पर अमेरिका ने 2800 करोड़ का टैक्स चार्ज किया। 2400 करोड़ का जो घोटाला था रिश्वत देने के मामले में, उस पे अडानी से 2800 करोड़ का जुर्माना लगाया अमेरिका ने। भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या एक बार ये पूछा कि 2400 करोड़ रुपए किस अधिकारी ने लिया, कौन नेता इसमें संलग्न थे? इसे कहा जाता है पक्षपात। अब मैं भय की बात करूंगी। जब ईरान के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि आपको हम तेल देने के लिए तैयार हैं, अमेरिका के कहने पर ये तेल नहीं ले रहे हैं और 150 करोड़ लोगों को इन्होंने जोखिम में डाल रखा है, ये है भय। अब मैं आपसे अनुराग की बात करूंगी। नीट की जब तैयारी होती है, नीट की परीक्षा होती है, 22 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य खतरे पर होता है। कोई जिम्मेदार व्यक्ति, कोई जिम्मेदार मंत्री या प्रधानमंत्री जी खुद क्या इसके खिलाफ कोई संज्ञान लेते हैं? इसके खिलाफ कोई इसके बात बोलते कि 2200 करोड़ बच्चों का जो अधर पर भविष्य अटका हुआ, उसके लिए मैं चिंतित हूं। तो अनुराग, क्योंकि कुछ लोग इनके हैं जो इसमें फंसे जाएंगे, तो राहुल गांधी, तो प्रगति जी, ये जो बात इतने सलीके से आपने कही, यही बात राहुल गांधी में मंच से कह सकते थे। क्या जरूरत है इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करने की? क्या एग्जाम्पल आप सेट करना चाह रहे हैं? एक तरफ आप लोकसभा में जाके बीजेपी के नेताओं की शब्दावली को लेकर सवाल उठाते हैं और फिर खुद पर सड़क छाप भाषावली का इस्तेमाल होता है, तो फिर आप किस स्थान पर खड़े होकर सामने वाले की आलोचना करेंगे अगर आपकी पार्टी के नेता की भाषा भी वैसी ही होगी? देखिए, जो राहुल जी ने कहा वो बीजेपी की जुबानी है, किसी और की जुबानी नहीं है। ये नेताओं को गद्दार वो बचपन में हमारे माँ बाप कहते थे ना कि वो कुएं में कूद जाएंगे तो हम भी कूद जाएंगे। ये नेताओं को गद्दार बताने वाली परंपरा किसी ने शुरू की तो वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। उनके गद्दार कहने का मतलब ये था कि इस देश के 150 करोड़ की जनता, जो 70 करोड़ के लगभग आपको वोट देते हैं, वो संकट में फंसी है और आप जाकर विदेश में मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट खिला रहे हैं। तो आपकी सीरियसनेस दिख रही है कि ये 150 करोड़ देशवासी जो आप पर आश्रित है, जिनके आप नेता हैं, जिन्होंने आपको वोट दिया है, आप पर विश्वास किया है, आपने उनकी विश्वास की मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। जब दो बड़े देशों के नेता मिलते हैं तो वो आमतौर पर एक दूसरे को शिष्टाचार के तौर पर तोहफे देते हैं।
हालांकि ये तोहफे जो होते हैं वो राष्ट्रीय तोहफे माने जाते हैं। इस बार मेलेडी की ट्रॉफी थी तो शायद जो रील बना उसको लेकर युवाओं को प्रोत्साहित करने का या फिर अपील करने का एक मौका मिल गया। पर इस पर खैर वापस लौटूंगा। रमेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश जी, एक बात तो है, देखिए तमाम तरह की चिंताएं इस वक्त हमारे सामने हैं वैश्विक अनियमितताओं को लेकर, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि आजकल के पॉलिटिशियन अपने आप को इतना पर्सनलाइज करके बैठे हैं कि वो जनता के मुद्दों को ही भूल जाते हैं और बस आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं कि इन्होंने हमको ये कह दिया, उन्होंने हमको वो कह दिया। मुझे प्रियंका गांधी की लोकसभा के वही शब्द याद आते कि ये दोनों पार्टियां एक दिन बैठ जाए लोकसभा में और एक लिस्ट बना ले किसने किसको कितनी गालियां दी, कौन कितना गद्दार है, कौन कितना मक्कार है, कौन कितना भ्रष्ट है, एक लिस्ट बना ले और लोकसभा में एक बार बहस करके खत्म करें। रमेश जी। अभिषेक जी, आवाज आ रही? जी देखिए पूरा मसला आवाज है? जी जी देखिए पूरा मसला तो बहुत बहुत विचार करने वाला है, लेकिन इसके जो अंदर में मसला है वो प्रगति जी ने जो भी बात की मिलाकर के वही है। मोदी जी ने मेलोनी को मेलेडी टॉफी क्यों खिला दिया? इसी गुस्से का जो अंदर से गुबार निकला है, राहुल गांधी के मुंह से वही गुबार आ गया कि भाई आखिर राहुल जी के ननिहाल में जाकर के ये टॉफी मोदी जी ने कैसे खिला दिया? ये असली मसला है, उसी का निकल गया। फिलहाल जाने दीजिए। रमेश जी, राजनीति में जिस तरह के शब्दों जी नहीं प्रगति जी ने बात समझ में आ गई तो जरा की बात की जा रही है। अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जो मुद्दों को हम संसदीय तरीके से कह सकते हैं, वो असंसदीय भाषा का प्रयोग करना किसी भी तरह से जायज नहीं है और ये भी कहना उसका कोई तर्क नहीं है, क्योंकि आपने कहा था इसे मैंने कह दिया। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि कांग्रेस भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगा। कांग्रेस के नेता भी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। ये एक हमको मर्यादा की रेखा, मर्यादा की बाउंड्री राजनीति में रखनी चाहिए। वो चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं। अब जी एक बात आपने और बहुत अच्छी कही कि हम इस चक्कर में जो हमारी मूल बातें हैं, जो मूल विषय है और जो मूल मुद्दे हैं, वो समझ नहीं आकर के दूसरी बातें सामने आ जाती। तो गंभीर विषय ये है इसके कि पार्टी के जो थिंक टैंक हैं वो आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, अब जाकर के बोले कि हमें क्या बातें पब्लिक के बीच में रखनी। ये एक बहुत गंभीर विषय है। जी जी। लेकिन रमेश जी, ऐसे ही लगता है कि एक तरफ आप पब्लिक से अपील करते हैं कि आप ऊर्जा की बचत करें, बिजली कम खर्च करें, अगर विदेश ना जाए और ईंधन की बचत कम करें, तमाम तरह की अपीलें होती है। वहां पे तो बड़े नेता संजीदा दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद हम देते हैं कि नेता क्या कर रहे हैं। ये नेताओं का काम क्या सिर्फ मैसेजिंग करके छोड़ देना है? एक दिन दिखते हैं ये 2 गाड़ियों के साथ, फिर ये काफिला लेकर निकल पड़ते हैं। और मैं किसी एक राजनीतिक दल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी के लिए बोल रहा हूँ। ये स्थिति देखने को हमें मिल रही है। तो ऐसे में जब नेता खुद ही गंभीर नहीं अपने मुद्दों को लेकर, तो वो जनता से क्या उम्मीद करती है? देखिए, ये विषय आपने बिल्कुल सही कहा और बहुत सही बात है। इसमें नेताओं को भी एक संदेश देने के बजाय उनको अपने आचरण वही स्वीकार करती है। और जहां भी इस बात के आगे मैं सहमत हूं कि अगर कोई आप मैसेज दे रहे हैं ऊर्जा की बचत कम चलिए, विदेश कम करिए, तो उसको खुद भी आराम में लाना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, बहुत अच्छा शब्द है। जवान वाले जो प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने एक दिन संदेश दिया था और अपील किया था। उसकी अगर कहानी आप पढ़ेंगे तो पहले उन्होंने परिवार की व्रत किया और उस व्रत करके देखा कि हम इसका इस तरह कर सकते हैं, तब उन्होंने लोगों से अपील किया। बिल्कुल सही बात है।
हम जो अपील करते हैं तो हमको उतारना चाहिए और दिखाए जी। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। इन तस्वीरों में हम एग्जाम्पल देख लीजिए। जब ऊर्जा बचाने की अपील की गई थी बीजेपी के नेताओं के द्वारा, तो कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि इनके नेता और मंत्री और खासकर चुनाव के दौरान में खुद काफिले निकाल रहे थे। अभी आप देख लीजिए राहुल गांधी जी के काफिले में अगर ये जो हजारों लोग आए हैं, जाहिर तौर पर किसी न किसी वाहन से तो आए होंगे प्रगति जी, तो यहाँ कौन सी ऊर्जा की बचत हो रही है? क्या इसे टाला नहीं जा सकता था? ऊर्जा की समस्या तो है, इस बात से हम सभी भली भांति वाकिफ है। अब भले आप इसके लिए मौजूदा सरकार की नीतियों को गलत ठहराए। प्रगति जी, देखिए अभिषेक जी, जो भी लोग आए होंगे वो 400 करोड़ जिस विमान से यहाँ का खर्च गया हो विदेश जाने के लिए, उतना खर्चा तो नहीं हुआ होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जनता के बीच में यदि राहुल गांधी जी पहुंचकर मुद्दे उठा रहे हैं तो वहां पर वे जन सरोकार के मुद्दे उठाए। वे किसी को चॉकलेट देने नहीं गए या कहीं पे उनसे पत्रकार ने कोई प्रश्न पूछा तो वे माइक से छिपकर नहीं भागे। वे आज भी देश की जनता के हित की बात किए, अभी भी बात किए। और जहां तक भारत के प्रधानमंत्री जी की बात है तो उनके नॉर्वे वाले उस पर भी बात कीजिए। वरिष्ठ पत्रकार जी शायद अच्छा उत्तर देंगे कि नॉर्वे में जब उनसे पत्रकार ने पूछने की कोशिश की तो वे माइक से डर कर क्यों भाग रहे थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी। आज भारत यदि 147 नंबर पर है जो पत्रकारिता है भारत की, जो सच्चाई दिखाती है, उस पर 157 नंबर पे है और नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है। क्यों माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वहां की जो पत्रकार है उनके पीछे भाग रही थी और वे उन्हें वैसे पत्रकारिता की स्थिति यूपीए सरकार के समय भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, पर ठीक है, मैं चाहूंगा वात्सल्य जी इसका जवाब दे। जी वात्सल्य जी। अभिषेक जी, बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आए। प्रगति जी ने अदानी को भी ले आया, नीट को भी ले आया। उन्होंने राजनीति में अपशब्दों की परंपरा की भी बात की। मैं बताऊं अभिषेक जी, जब परंपरा की बात निकली है तो एक रिकॉर्डेड फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। हालांकि मैं कहूंगा, चाहे कोई भी, जैसा आपने भी कहा, वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा, कोई भी पार्टी अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल करती है, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं, हमें शर्मिंदा होना चाहिए। मगर ये परंपरा की शुरुआत आप सर्च कर लीजिएगा, 2008 में सोनिया गांधी जी ने की थी, जब उन्होंने मौत का सौदागर। उसके पहले 2007 के पहले आप देखेंगे हमारी राजनीति में अपशब्दों का चलन था ही नहीं। ये 2007 के बाद शुरू हुआ, उसके भी जो सोनिया गांधी जी के बाद। उसके बाद ये बड़ा अच्छे से नीट की बात कह रही थी प्रगति जी। सीजीपीएससी जिस व्यक्ति ने घोटाला किया है ना, वो आपके भूपेश बघेल के निज सचिव थे। कभी उस पर भी कुछ कह देते आप? वो तो निज सचिव थे भूपेश बघेल के। फिर इन्होंने प्रगति जी, मैं बहुत शांति से आपकी बात सुनाओ कर लीजिए। नहीं, ठीक है, आपने सवाल पूछे, जवाब ले लीजिए, वैसे ही समय सीमित है। वात्सल्य जी आप बोलिए। आपने बहुत सारे के अलावा दूसरा कुछ पता नहीं है कि रटी रटाई बात बोलते हैं। सीजीपीएससी ठीक है, समय प्रगति जी समय सीमित है। आपने कुछ सवाल पूछे, आप जवाब ले लीजिए, 30 सेकेंड है, जल्दी से। प्रगति जी, आपने कुछ सवाल पूछे ना, तो उत्तर तो सुन लीजिए ना, उत्तर सुन लीजिए। जनता का समय महिलाओं को बार वाला नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी ने किसी माँ को जर्सी गाय नहीं किया, कहा कांग्रेस ने, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहते आ रही है, किसी महिला को बार वाला नहीं कहा। एक मिनट प्रगति जी, आपने अपने पॉइंट्स रखिए, सुन तो लीजिए प्लीज। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड नहीं कहा। ठीक है, जो डिफेंड कर रहे हैं एक गद्दार वाली बात को लेकर, तो इसका उत्तर दीजिए। जो 3 बातें मैंने कही कि जो राजनीति की मर्यादा, उसी का तो जवाब दे रहे प्रगति जी, आप सुन तो लीजिए। जी वात्सल्य जी। हाँ, सवाल क्या है इनका, मैं इतनी उसमें वही नहीं सुन पाया। अभिषेक जी आप पूछ लीजिए, मैं आपका जवाब दे देता हूं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग मुद्दों को लेकर सवाल उठते रहे हैं, अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है, और जो मुद्दे हैं, चाहे वो नीट का मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार का, उनको लेकर आरोप लगा रहे हैं कि उन पर बात नहीं करते हैं, सिर्फ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी पार्टी के द्वारा भी, आप 2007 की बात कर रहे थे, पर सच्चाई है कि तब मीडिया उतना एक्सपोजिव नहीं था। आज के टाइम में सोशल मीडिया आ चुका है, तो हर एक वीडियो सामने आ जाता है और पोल खुल जाती है। नहीं अभिषेक जी, मीडिया उस समय भी इतना ही एक्सपोजर था, हर चीज थी। आप उसके पहले की राजनीति बिल्कुल साफ सुथरी थी। सोनिया गांधी जी के ही समय से ये चलन शुरू हुआ है। अब मैं बात करता हूं प्रधानमंत्री जी के यूएई विजिट की भी बात की। पता है प्रगति जी आपको,
यूएई में अभिषेक जी, यूएई ने जो कि एक ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, हमें गर्व होना चाहिए। यूएई जैसा स्टेट जो है 12% पेट्रोल का रेट बढ़ाकर बैठा है। ये एक वैश्विक संकट है, हमें समझना पड़ेगा। यूएई जैसा देश जब 12% बढ़ाकर बैठा है, हमारे देश ने 3.5% बढ़ाया है, वो भी पिछले 3 महीनों में। फरवरी में ये वैश्विक संकट शुरू हुआ है। आप गूगल कर देख पर वात्सल्य जी, विपक्ष का यह आरोप रहा है कि लंबे समय से संकट है, पर खैर समय इजाजत ही देता है इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मुद्दों से ज्यादा चर्चा इस बात पर है कि किस नेता ने दूसरे नेता को क्या कहा, किन शब्दावली का इस्तेमाल हुआ। और सच बात तो यह है कि राजनीतिक सुचिता का स्तर कब सुधरेगा ये तो भगवान ही जाने। पर फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।